नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। आज अपने बात करने वाले हैं पैरा विद्युत पदार्थों के बारे में कि ये पैरा विद्युत पदार्थ क्या होते हैं। एक्चुअल में जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को पैरा विद्युत पदार्थ कहा जाता है, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब भी आप इन पदार्थों को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्टेबल कर देते हो, रख देते हो, तो ये ध्रुवित हो जाते हैं। अर्थात ये विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित जरूर करते हैं, यानी कि विद्युत का प्रदर्शन ये अवश्य करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपने पास सपोज दैट कि ये एक संधारित्र है जिसको हमने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लिया है। तो इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस से माइनस की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। इसके मध्य में यदि आप पैरा विद्युत पदार्थ भर दोगे, सपोज दैट ये पैरा विद्युत पदार्थ हो गया। पैरा विद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होगा, उदासीन होता है, जिसमें प्लस और माइनस बराबर मात्रा में होते हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि परिणामी चार्ज है वो जीरो रहता है, अर्थात ये पदार्थ उदासीन होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्लस माइनस इस प्रकार से वितरित होंगे अनियमित रूप से, कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। ये कुचालक पदार्थ की विशेषता हो गई, यानी कि पैरा विद्युत पदार्थ की विशेषता हो गई कि इसके अंदर जो प्लस माइनस है वो इक्वल मात्रा में है, समान परिमाण में है, समान संख्या में है, अर्थात ये उदासीन है। तो ये पैरा विद्युत पदार्थ जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पैरा विद्युत पदार्थ के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट पे, यहाँ इस भाग पे, यहाँ स्टेबल रहता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा, जबकि इस पैरा विद्युत पदार्थ का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। हालांकि ये प्लस और माइनस गति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अपने स्थान पे ही स्टेबल होंगे। हल्का सा स्टेबल होने के पश्चात जो इसका नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो जाएगा, बाहर वाले पॉजिटिव की ओर, और इस पदार्थ में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाहर वाले नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, और ये चार्ज है वो स्टेबल हो जाएंगे। तो उसके पश्चात इसकी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज होगा वो ये हो गया। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना वो किनारों पे जो विद्यमान था पहले चार्ज वही है, तो बीच का चार्ज कहाँ गया, बीच का चार्ज भी कुछ इसी प्रकार से स्टेबल होता है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि इसका जो चार्ज है ना वो रहता तो अपने स्थान पे है, लेकिन वो स्टेबल हो जाता है अट्रैक्शन के हिसाब से। उस केस में ये जो किनारे का नेगेटिव चार्ज है वो तो अट्रैक्ट है पॉजिटिव के साथ, तो इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ऐसे इनके ग्रुप बन जाएंगे। ऐसा कुछ सिस्टम होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले किसी चार्ज के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि वो बाहर वाले नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट रहेगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर वाले पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट रहेगा, ये भी किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाएगा। अब क्या होगा कि ये जो ग्रुपिंग हो रही है प्लस और माइनस की, ये एक ग्रुप में निकाय में होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और ऐसा कुछ फाइनली हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। सो कुल मिलाकर के आप यूं समझ सकते हो कि यदि मैं इस भाग को ऊपर की प्लेट किस प्रकार से मैं रिमूव कर दूं एक बार समझने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक और नए संधारित्र का निर्माण हो चुका है। तो कुल मिलाकर के जो पैरा विद्युत पदार्थ हो चुका है, जो पैरा विद्युत पदार्थ है उसके अंदर जो भी आवेश हैं वो ध्रुवित हो चुके हैं, यानी कि इस पैरा विद्युत पदार्थ के जो आवेश ध्रुवित हुए हैं, इससे ध्रुवित होने को ही पैरा विद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहने वाले हैं। क्या कहोगे, ध्रुवण कहोगे। अर्थात पैरा विद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते ही इसका ध्रुवण हो चुका है, अर्थात एक भाग पे जो प्लेट है पैरा विद्युत पदार्थ का जो एक भाग है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरा जो भाग है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक प्रकार से ये संधारित्र का रूप ग्रहण कर लेता है, संधारित्र की भांति व्यवहार करने लगता है, और जो बीच का जो भी चार्ज होता है वो एक प्लस से होगा वो दूसरे माइनस को निरस्त करते हुए कंप्लीटली उदासीन हो जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये पैरा विद्युत पदार्थ थे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब इसका अपना एक खुद का विद्युत क्षेत्र होगा। एक तो विद्युत क्षेत्र होता है इन संधारित्रों का,
जो कि प्लस से माइनस की ओर होगा, ई वेक्टर में प्राप्त हुआ। अब इस प्लेट का भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है। ये प्लेट के कारण है तो इसको मैं ई पी नाम देता हूँ। ऐसी कुछ व्यवस्था बनेगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए। तो पैरा विद्युत पदार्थों ने विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र तैयार कर लिया है, अर्थात ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पैरा विद्युत पदार्थ मोस्टली होते तो कुचालक पदार्थ है, जैसे मोम हो गया, कागज़ हो गया, तेल हो गया, अब्रक हो गया या एबेनोइट को छड़ हो गया। ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं वो पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं, अर्थात ये विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये व्यवस्था होती है पैरा विद्युत पदार्थ के लिए। अब ये जो पैरा विद्युत पदार्थ होंगे वो दो प्रकार के होंगे। पहला तो होता है ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ, और सेकंड होता है अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ। ओके, ये ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ क्या होंगे? सबसे पहले अपने बात करेंगे ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थों की। ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका जो आवेश वितरण केंद्र होता है वो संपाती न होकर के भिन्न भिन्न होता है, जिनमें एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है HCl। अब HCl में क्या होगा? HCl में H के ऊपर तो पॉजिटिव होता है और Cl पे यानी कि क्लोरीन पे नेगेटिव होता है। तो इनको आप अरेंज जब करोगे तो सपोज दैट ये यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे ये Cl हो गया। तो H और Cl दोनों मिलेंगे, यहाँ पे H के लिए तो बन जाएगा पॉजिटिव और Cl के लिए बन जाएगा नेगेटिव। तो ऐसी कुछ व्यवस्था बनेगी। तो यहाँ जब ये दोनों युग्म के रूप में आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस का एक है माइनस का एक है, समान परिमाण का चार्ज है, तो ये क्या बना लेंगे? ये एक निकाय बनाएंगे और द्विध्रुव बन जाएगा, जिनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर। तो इस डायरेक्शन में वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बनेगी। तो इसके जो आवेशों के वितरण केंद्र हैं वो संपाती नहीं है, डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे निकाय में जो धनात्मक आवेश का वितरण होगा उसका ये केंद्र बिंदु है, यानी कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉइंट से वितरित होगा, नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से वितरित होगा। तो नेगेटिव चार्ज के वितरण का केंद्र ये होगा, पॉजिटिव चार्ज के वितरण का केंद्र ये होगा। ये दोनों ही केंद्र बिंदु हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के वितरण केंद्र हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, पृथक हैं, यानी कि संपाती नहीं है, एक ही बिंदु पे नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी पैरा विद्युत पदार्थ है अपने पास HCl, वो क्या बना? ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ बना। अब जैसे H2O है, ये भी ध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ है। तो इसको आप अरेंज कैसे करोगे? इसमें दो H होंगे और एक O होगा। सपोज दैट यहाँ पे एक H हो गया, H+, यहाँ पे भी एक H हो गया, H+, और यहाँ पे ये O हो गया। ओके, तो ये एक निकाय बना H2O। तो नेगेटिव का वितरण केंद्र कौन सा है? आवेश कहाँ से वितरित होगा? नेगेटिव का जो वितरण केंद्र होगा वो ये होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से वितरित होना है। अब पॉजिटिव चार्ज वितरित कहाँ से होना है? पॉजिटिव चार्ज कुछ भाग तो यहाँ से वितरित होगा, कुछ भाग यहाँ से वितरित होगा। तो परिणामी वितरण केंद्र क्या बनेगा? दोनों को आप आपस में मिलान कीजिए, दोनों का जो सेंटर पॉइंट होता है ना वो परिणामी वितरण केंद्र बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ वितरण केंद्र ये है पॉजिटिव का, कुछ वितरण केंद्र ये है पॉजिटिव का, दोनों के मिडल में इन दोनों का परिणामी वितरण केंद्र बनने वाला है। मतलब दोनों के पॉजिटिव के लिए वितरण केंद्र है वो यहाँ पे होगा। तो इन दोनों का जो आवेश वितरण केंद्र है पॉजिटिव का वो ये बिंदु है। सो नेगेटिव का वितरण केंद्र ये बिंदु हो गया, पॉजिटिव का वितरण केंद्र ये हो गया। तो कुल मिलाकर के आप यूँ समझ सकते हो कि H का जो कंप्लीट भार है वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव का हो गया। तो आप एक द्विध्रुवाघूर्ण बना सकते हो कि भाई ये एक द्विध्रुवाघूर्ण बनने वाला है और द्विध्रुवाघूर्ण की जो डायरेक्शन आएगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि P वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में हमें प्राप्त होगा।
तो ये जो अपने पास H2O का आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसमें भी एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो चुका है और इनमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव के जो वितरण केंद्र हैं वो पृथक पृथक हैं। अर्थात ये H2O जो होता है वो भी ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ होता है। तो ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ आप किसे कहते हो? ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका अपना एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिनकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है और जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के जो वितरण केंद्र होते हैं वो संपाती न होकर के एक ही बिंदु पे न होकर के पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे HCl हो गया, H2O हो गया या NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो ये तो हो गया ध्रुवीय पैराविद्युत। अब अध्रुवीय पैराविद्युत आप किसे कहोगे? इसका ऑपोजिट कर लो, जिनके वितरण के अंदर संपाती होते हैं, यानी कि एक निश्चित बिंदु पे ही होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी होगा, जितने भी इसमें कण होंगे H के या O के जो भी परमाणु हैं, उन सब का जो वितरण केंद्र होगा आवेश का वो एक निश्चित बिंदु होगा। उस अपने पदार्थों को क्या कहेंगे? अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहेंगे। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे के सारे अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ हो गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया, जैसे अपने पास ये अपने H2 की बात करते हैं, यहाँ पे एक H हो गया प्लस, यहाँ पे एक H हो गया प्लस, ठीक है। तो इस पूरे निकाय में H2 है, H के 2 परमाणु हैं। तो पहले वाले का वितरण केंद्र तो ये होगा, दूसरे वाले का वितरण केंद्र ये होगा। दोनों समान प्रकृति के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों का परिणामी वितरण केंद्र कहाँ होगा? इन दोनों को आप मिलाओ और इस मिलान रेखा का जो सेंटर पॉइंट होता है वो इन दोनों का परिणामी वितरण केंद्र होता है। यानी कि इस निकाय का जो धनात्मक आवेश का जो वितरण केंद्र होगा वो केवल और केवल ये एक ही बिंदु होगा। यानी कि इन दोनों धनात्मक आवेशों के लिए वितरण केंद्र है वो एक ही निश्चित बिंदु है, अलग अलग नहीं है, पृथक पृथक नहीं है। अतः ये जो अपने पास निकाय है, जो H2 पदार्थ है, वो कौन सा होगा? वो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाएगा और इनका अपना खुद का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव का निर्माण ही नहीं होता। द्विध्रुव के निर्माण के लिए एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए जबकि दूसरा चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, परंतु यहाँ पे दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, समान प्रकृति के, अतः यहाँ पे कोई द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता है। अर्थात इस अध्रुवीय पदार्थों के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मान हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है। अर्थात अध्रुवीय पदार्थों का कोई भी अपना खुद का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो अध्रुवीय पदार्थ किसे कहते हो? अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों के वितरण के अंदर संपाती होते हैं, एक ही निश्चित बिंदु पे होते हैं और जिनका अपना खुद का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। उन पदार्थों को अपने अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ये तो रामायण थी पैराविद्युत पदार्थों की। अब चालक पदार्थ क्या होंगे, चालक पदार्थ क्या होंगे, जिसको आप भली भांति अच्छे से जानते हो। तो चालक पदार्थ कौन से होते हैं? चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, अर्थात जिसमें आवेश गति कर सकता है, वो चालन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा है, निकल है, जितनी भी धातुएं हैं लगभग सारी की सारी क्या होती है? चालक पदार्थ होते हैं। अब कुचालक पदार्थ किसे कहोगे? जिसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता, वो होता है कुचालक पदार्थ। ओके, सो अब अपने बात करने वाले हैं रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थों की। रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। प्रेरित का मतलब कि जिन पदार्थों को आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो उसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, जैसा हमने पैराविद्युत पदार्थों के लिए समझा था। तो रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि जो P वेक्टर होता है वो हमेशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती व उनकी दिशा में हो। अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो वह उनकी दिशा में हो, तो उन पदार्थों को आप रेखीय समदेशिक पैराविद्युत पदार्थ कहोगे। जैसा कि हमने समझा था कि भाई ये एक संधारित्र था,
जिसमें आपने जब भी किसी पैरा विद्युत पदार्थ को रखा तो यहाँ नेगेटिव आ गया था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया था। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या थी, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि ई वेक्टर ये था। और जो पैरा विद्युत पदार्थ है उसका द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में बना, जैसे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो अपने बात कर रहे हैं पैरा विद्युत पदार्थ के लिए रेखीय जो अपने पास पैरा विद्युत पदार्थों का द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन की। तो पैरा विद्युत पदार्थों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या बनेगी, माइनस से प्लस की ओर बनेगी। तो कुल मिलाकर के इन पदार्थों में जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा है और पैरा विद्युत पदार्थों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो दोनों एक ही दिशा में है और जो भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। तो इस पैरा विद्युत पदार्थ को आप क्या कहोगे, रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ बोलने वाले हो। तो कुल मिलाकर के रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ आप किसे कहोगे, वे पदार्थ जिनमें जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उनकी दिशा में होता है। तो उन पदार्थों को अपने रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ कहते हैं, अर्थात पी वेक्टर समानुपाती होता है ई वेक्टर। यहाँ पे यदि आप समानुपाती का निशान हटाते हो तो एक नियतांक आता है जाई ई। ये जाई ई क्या चीज होगा, जहाँ इसको मोस्टली कई बार काई ई भी बोल दिया जाता है, कुछ टीचर्स या स्टूडेंट्स इसको काई ई बोलते हैं। तो ये अपने पास जो जाई ई होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा विद्युत परवर्ती। क्या होगा, विद्युत परवर्ती होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हमेशा जाई ई इंटू ई के इक्वल रहता है। अब ये तो बात होगी सदिश रूप की। परिमाण के रूप में यदि आप इसको जानना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, P बराबर जाई ई इंटू ई। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आपने जो भी पैरा विद्युत पदार्थ लिया था, ये संधारित्र की प्लेटें प्लस माइनस, यहाँ पे अपना एक पैरा विद्युत पदार्थ था रखा हुआ जिसमें ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे जो अपने संधारित्र की प्लेट हैं उनके ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा है, जबकि प्लेटों के लिए यहाँ पे तो बनेगा प्लस सिग्मा पी बोल दो प्लेट के लिए और माइनस सिग्मा पी। इस प्रकार से पैरा विद्युत पदार्थ की प्लेटों के लिए भी पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने पास है। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका मान जाई ई इंटू ई के तुल्य तो होता ही है, साथ में ये सिग्मा पी के भी तुल्य होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने आगे यूज में लेने वाले हैं कि जो भी द्विध्रुव आघूर्ण पी उत्पन्न होगा वो हमेशा पैरा विद्युत पदार्थ की प्लेटों पे उत्पन्न होने वाले पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी के भी तुल्य होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसका जो मान आता है वो सिग्मा पी के भी इक्वल रहता है। तो कुल मिलाकर के पी का मान है वो जाई ई इंटू ई के बराबर भी होता है और सिग्मा पी के बराबर भी होता है। ये समीकरण अपने आगे काम में लेने वाले हैं। अब अपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और वो क्वेश्चन क्या होगा कि स्पष्ट कीजिए या सिद्ध कीजिए या यूं कहिए कि अपने पास जो भी जाई ई है, जाई ई क्या चीज़ है, विद्युत परवर्ती है। जाई ई और सिग्मा में हमें एक संबंध स्थापित करना है कि जाई ई और सिग्मा में क्या संबंध होगा। सिग्मा यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा संधारित्र के लिए और जाई ई क्या चीज़ होगा, विद्युत परवर्ती। यानी कि विद्युत परवर्ती जाई ई और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा में संबंध स्थापित कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल एग्जाम में आ सकता है। और इस क्वेश्चन को एक चीज़ और ध्यान रखना, यही क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, क्या कि विद्युत परवर्ती जाई ई और पैरा विद्युतांक जो एप्सिलॉन आर होता है उनके मध्य भी रिलेशन पूछा जा सकता है। तो दोनों को आप कंठस्थ याद रखोगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो दोनों क्वेश्चनों की अपने एक साथ बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटी तौर पे अपने सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि विद्युत परवर्ती जाई ई तथा पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर में संबंध क्या होगा। और इसी डेरिवेशन के बीच में कहीं ना कहीं हमें जाई ई और सिग्मा के मध्य रिलेशन भी प्राप्त हो जाएगा। सो सबसे पहले अपने पास एक संधारित्र हो गया जिसके लिए
इस प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव और इस प्लेट पर चार्ज है नेगेटिव। इसका पृष्ठीयावेश घनत्व है सिग्मा प्लस में है और इसके लिए सिग्मा माइनस में है। ठीक है जी। आवेश Q है कैपिटल Q प्लस और माइनस। इसके बीच में हमने क्या किया, एक पैरा विद्युत पदार्थ को भर दिया। किसको भर दिया? पैरा विद्युत पदार्थ को भर दिया कुछ इस प्रकार से। सो दुर्बल हो जाएगा पैरा विद्युत पदार्थ का, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ऐसी व्यवस्था होगी। और जो बीच में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो एक ग्रुप के रूप में बने रहेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम होगा। अब बीच वाला जो भी चार्ज है वो तो उदासीन है। इस पैरा विद्युत पदार्थ के किनारों पे एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज होगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक प्लेट का जो पृष्ठीयावेश घनत्व होगा वो तो बन जाएगा माइनस का सिग्मा पी और दूसरे साइड का बन जाएगा प्लस का सिग्मा पी। ये इनका पैरा विद्युत पदार्थ के लिए पृष्ठीयावेश घनत्व है, हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस है माइनस, प्लस से माइनस की ओर, ये बन जाएगी बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। अब आंतरिक विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? आंतरिक विद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। आंतरिक का मतलब प्लेट के अंदर, ये माइनस ये प्लस, तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बन जाएगी ये इंटरनल विद्युत क्षेत्र, यानी कि प्लेट के कारण जो तीव्रता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो गया। और किसी भी निश्चित पॉइंट पे यदि आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो तो एक निश्चित पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो गई, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो कि इस डायरेक्शन में है और एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण जो कि इस डायरेक्शन में है। ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा? दोनों के घटाव से निकलेगा, क्योंकि दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस एक सिंगल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो तरीकों से ज्ञात करेंगे। एक तो डायरेक्टली अपने फॉर्मूला जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमने कोई पैरा विद्युत पदार्थ भर दिया जिसका पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिंपल सा फंडा होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर होती है। और एक अन्य तरीका है वो भी अपने यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लो और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। तो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E कितना बनेगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, जिसके लिए अपने सीधा फॉर्मूला जानते हैं। अब इसका एक सेकंड मेथड और होगा इसी बिंदु पे। कैसे ज्ञात करोगे? एक बार तो आप बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता देखो, इसका मान कितना आएगा वो चेक करो। फिर आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता देखो, किसका कितना मान आएगा वो चेक करो। और यहाँ पे परिणामी मान है वो एक की तीव्रता में से दूसरे की तीव्रता को माइनस कर दोगे तो इस बिंदु पे तीव्रता निकल के आ जाएगी। ये तीव्रता ज्ञात करने का दूसरा तरीका होगा। और दोनों ही तीव्रताएं एक ही निश्चित बिंदु की हैं और एक निश्चित बिंदु पे तीव्रताएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि दोनों तरीकों से आप तीव्रता ज्ञात करोगे तो उसके मान आपस में क्या होने हैं? इक्वल होने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि परिणामी तीव्रता आपने एक तो ये ज्ञात कर ली, हालांकि परिणामी तीव्रता को आपने E नाम दिया है ना, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण आप तीव्रता को नाम दे दो E1 नाम दे दो। E1 बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता ज्ञात करो। बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता, जिसको आपने E1 नाम दे दिया, कितनी होगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होता है, सीधा सा फंडा है। पदार्थ नहीं भरा हुआ है तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण E1 है और इस पदार्थ के कारण है वो EP है। ओके, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। अब इस प्लेट के कारण और होगी अलग से, प्लेट के कारण तीव्रता या पैरा विद्युत पदार्थ कह दो, पैरा विद्युत पदार्थ के कारण तीव्रता।
कितनी बन जाएगी, EP बन जाएगी। और पैरा विद्युत पदार्थ के कारण तीव्रता होगी कितनी, सिग्मा के स्थान पे सिग्मा P आएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण नंबर 3 आ गई पैरा विद्युत पदार्थ के कारण। अब परिणामी तीव्रता, यहाँ पे सिग्मा P क्यों लिखा है, क्योंकि पैरा विद्युत पदार्थ के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा P है। परिणामी मान कैसे निकलेगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता तो E आनी है, क्योंकि इस पॉइंट पे तीव्रता हमने पहले से E मानी थी। और निकलेगी कैसे, विपरीत दिशा में है तीव्रताएं दोनों, तो एक में से दूसरे को घटा दीजिए तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी E1 माइनस EP से। तो E बराबर कितना बचेगा, E1 का मान होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट और EP का मान होगा सिग्मा P बटे एप्सिलॉन नोट। इतना काम हो गया। तो परिणामी तीव्रता ये भी निकल के आ चुकी है। ये जो तीव्रता है समीकरण नंबर 4 में और समीकरण नंबर 1 में, ये दोनों तीव्रताएं एक ही बिंदु की तीव्रताएं हैं, इस P पॉइंट की तीव्रताएं हैं। तो आपस में एक निश्चित बिंदु की तीव्रताएं हैं, चाहे आप 1000 तरीकों से मान ज्ञात करो। जैसे 1 + 5 बराबर भी 6 होता है, 2 + 4 बराबर भी 6 होता है, यानी कि 1 + 5 बराबर 2 + 4 होगा निश्चित रूप से। तो मान तो 6 ही है, परिणामी मान एक ही संख्या के 2 टुकड़े हमने कर रखे हैं, दोनों मान आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार से एक ही बिंदु के ऊपर हमने 2 तीव्रताएं ज्ञात की हैं, दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, परिणामी तीव्रता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो ये बन जाएगा समीकरण 1 और 4 से सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, ये वैल्यू कितनी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा P बटे एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से आप कुछ काट बांट कर लो, यहाँ एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो रहा है आपस में, तो ये क्या बचेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन आर इज इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा P। यहाँ से आप किसका मान ज्ञात करोगे, सिग्मा P का मान ज्ञात कर लो। तो सिग्मा P कितना बनेगा, सिग्मा P माइनस में है, उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो सिग्मा P बचेगा सिग्मा माइनस सिग्मा बटे एप्सिलॉन आर। यहाँ पे आप एप्सिलॉन आर लघुत्तम एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन आर एलसीएम। तो अपने पास वैल्यू कितनी, और कुल मिला के कैसा कह सकते हो, उससे पहले आप ऐसा करो, सिग्मा कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 1 एप्सिलॉन आर। अब आप एप्सिलॉन आर है उसको आप लघुत्तम में एलसीएम में ले लीजिए, ये बन जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर। ये समीकरण नंबर 5 आ गई, जो कि अपने पास जो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा P, उसका मान अपने निकल के आ चुका है। अब आप क्या कहोगे, हमने रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ की परिभाषा में ये देखा था कि जो भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, वो एक तो जाई E के बराबर होता है और दूसरा किसके बराबर होता है, सिग्मा P के बराबर होता है। तो इस सूत्र को अब आप यूज में लोगे तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, रेखीय समदेशिक पैरा विद्युत पदार्थ की परिभाषा से क्या बन जाएगा, P बराबर होता है जाई E बराबर होता है सिग्मा P। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 2 इक्वेशन अपने पास आ गई। जाई E यहाँ पे परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता ये रही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इज इक्वल सिग्मा P का मान ये रहा समीकरण 5 में, सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, जाई E बटे एप्सिलॉन नोट इज इक्वल एप्सिलॉन आर माइनस 1, और यहाँ से जाई E का मान बचेगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये समीकरण नंबर 6 अपने सामने निकल के आ चुकी है, जो कि अपना फाइनल रिजल्ट होगा जाई E और पैरा विद्युतांक एप्सिलॉन आर के मध्य रिलेशन निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर के आपने किया क्या है कि पैरा विद्युत माध्यम भरने पर एक ही स्थान P पॉइंट पर आपने 2 प्रकार से तीव्रताएं ज्ञात की हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, दूसरा आपने परिणामी तीव्रता के हिसाब से ज्ञात किया। एक ही बिंदु की तीव्रता है, दोनों मान आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उस केस में आपने सिग्मा P ज्ञात कर लिया।
जो कि रेखीय समदेशिक पैराबोलिक पदार्थ की परिभाषा से ये बनता है कि सिग्मा पी का मान जाई ई इंटू ई के तुल्य होता है। यहाँ पे ई और सिग्मा पी की वैल्यू पुट की तो अपने सामने आंसर है वो निकल के आ गया। तो जाई ई बराबर क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। सो ये अपने पास विद्युत प्रवृत्ति जाई ई और पैराबोलिक एप्सिलॉन आर के मध्य में संबंध है। इसी टॉपिक के साथ अपना ये लेसन कंप्लीट होता है। कल अपने लौटेंगे किसी नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।